गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के। बांग्लादेश में आयोजित तबलीगी जमात के दो गुटों में ज़बरदस्त मारपीट हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों के करीब 4 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 18 दिसंबर को गाजीपुर के टोंगी में स्थित बिस्वा इजित्मा मैदान पर कब्जे को लेकर तबलीगी जमात के दो गुटों के बीच लड़ाई हुई। कथित तौर पर लड़ाई मौलाना साद कांधलवी और मौलाना जुवायर के समर्थकों के बीच हुई। दोनों ही पक्ष इजित्मा की ज़मीन पर अधिक से अधिक कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। मरने वालों में दो की पहचान ढाका के दक्षिण खान इलाके के बैरेंड के 60 वर्षीय बिलाल और किशोरगंज के पंकुडिया के एगार सिंदूर गांव के 70 वर्षीय बच्चू मियाँ के रूप में हुई है। तीसरे पीड़ित की पहचान बोगरा के 65 वर्षीय ताइजुल इस्लाम के रूप में की गई है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार साद के समर्थक कमरपारा ब्रिज सहित कई मार्गों से तुराग नदी के पश्चिमी तट से स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान इज्तिमा स्थल पर पहले से मौजूद जोबायर के समर्थकों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसा आरोप है कि इसके जवाब में मौलाना साद के समर्थकों ने भी पत्थरबाजी की। तबलीग जमात बांग्लादेश जोबायर गुट के पहले चरण के आयोजक सुराई निज़ाम के मीडिया समन्वयक हबीबुल्लाह रेहान के अनुसार जोबायर को गृह मंत्रालय से एक पत्र मिला। पत्र में बताया गया कि गृह मंत्रालय ने जोबायर को एक पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि सलाहकार आज दोपहर हमारे साथ बैठेंगे और बिस्वा इज्तिमा के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि एक वीडियो संदेश में सात समर्थक मुआज बिन नूर ने घोषणा की, अब इज्तिमा मैदान पर हमारा नियंत्रण है। जोबायर के अनुयायियों के हमले में हमारा एक भाई शहीद हो गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार कम से कम 35 घायल लोगों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी की 4 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इस बीच बांग्लादेशी गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जहांगीर आलम चौधरी ने चेतावनी दी है कि इज्तिमा मैदान में हुई हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी, दंडित किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि हत्याओं में शामिल व्यक्तियों को बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपराधियों पर मामला दर्ज कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय में तबलीगी जमात के दो गुटों से अलग अलग मुलाकात की। गाजीपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर टोंगी डिवीजन एनएम नसीरुद्दीन के अनुसार उन्होंने दोपहर 2 बजे तक लगभग 3 मौतों की पुष्टि की थी। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के महासचिव मौलाना मामुनुल हक ने दावा किया है कि ये मौतें किसी विवाद का नतीजा नहीं थी, बल्कि साथ के अनुयायियों द्वारा किए गए हमले का नतीजा थी। उन्होंने दावा किया कि 4 लोगों की मौत हुई है। हिफाजत नेता की कहानी को बाद में गृह मंत्रालय के सलाहकार द्वारा सत्यापित किया गया। मौलाना जुबैर के तबलीगी समूह के समर्थक और खिलाफत मजलिस के महासचिव मामुनुल हक ने तबलीगी जमात के मौलाना साद विंग को आतंकवादी संगठन करार दिया है और उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आइए अब हम बात करें पाकिस्तानी नागरिकों की जिनकी मौत हो गई है। ग्रीस के पास 3 नावों के डूबने से कम 40 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई है। एथेंस में पाकिस्तान दूतावास एथेंस की रिपोर्ट के अनुसार 500 बरामद कर लिए गए हैं। 35 लोग अभी भी लापता हैं। इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और सभी को मृत मान लिया गया है। सब तलाश रहे ग्रीक कोस्ट गार्ड ने भी अपना बचाव अभियान बंद कर दिया है। ग्रीस में यह हादसा 14 दिसंबर को हुआ। ग्रीस के जल क्षेत्र में डूबी ये नाव लीबिया से आई थी। लीबिया से समुद्र के रास्ते निकले ये लोग अवैध रूप से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक वेबसाइट जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने बताया है कि ग्रीक समुद्री क्षेत्र में पलटी 3 नावें लीबिया के तोब्रुक बंदरगाह से आई थी। पहली नाव में 45 यात्री थे, जिनमें से 6 पाकिस्तानी थे। दूसरी नाव में 47 यात्रियों में से 5 पाकिस्तानी थे। तीसरी नाव में 83 यात्री थे, जिनमें 3 बांग्लादेशी, 2 मिस्र, 2 सूडानी और 76 पाकिस्तानी शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बचाए गए लोगों में शामिल एक सूडानी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। सभी बचाए गए पाकिस्तानी नागरिकों को एथेंस से 40 किलोमीटर दूर स्थित मालाकाशा शरणार्थी शिविर में रखा गया है। ग्रीस के पास 14 दिसंबर को 3 नावें डूब गई, जिनमें सवार ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान के ग्रीस स्थित दूतावास ने कहा कि लापता लोगों को मृत मान लेना चाहिए, क्योंकि ग्रीक कोस्ट गार्ड ने समुद्री बचाव प्रयास रोक दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लीबिया में अभी भी 5000 से अधिक पाकिस्तानी हैं। ये लोग यूरोप जाने के लिए यहाँ हैं। इन्होंने पाकिस्तान से वीज़ा लिया था और कानूनी तौर पर लीबिया पहुँचे थे। अब ये लोग समुद्र का रास्ते यूरोप जाने की कोशिश में लगे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी मानव तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों की मौत और मानव तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए शरीफ ने कहा कि पिछले साल इसी इलाके में एक और घटना में 262 पाकिस्तानी नागरिकों की जान चली गई थी। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति शामिल लोगों के खिलाफ
सुस्त कार्रवाई के कारण होती है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई जरूरी है। आइए अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर से कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर दोनों देशों के अलावा दुनिया की भी नज़र है, क्योंकि यह बीते 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा है। पीएम मोदी कुवैत के वहाँ के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ बातचीत के साथ अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी ये दौरा भारत और कुवैत के बीच संबंधों को बेहतर करेगा। कुवैत इस समय गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी का अध्यक्ष है। जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश शामिल हैं। इनमें कुवैत ही अकेला जीसीसी सदस्य है, जहाँ नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद से अब तक नहीं गए हैं। कुवैत के लिए भारत शीर्ष व्यापारी भागीदारों में से एक है। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। ये दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह काम करते रहे हैं। भारत अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए दुनिया में पहचान रखता है, तो कुवैत की फिल्म इंडस्ट्री का भी एक नाम है। कुवैती फिल्म इंडस्ट्री को खाड़ी देशों का हॉलीवुड भी कहा जाता है। कुवैत में 1948 में ही पहली फिल्म बन गई थी और 1950 में सिनेमा विभाग स्थापित हो गया था। कुवैत का फिल्म उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इराक और सऊदी अरब का पड़ोसी देश कुवैत फारस की खाड़ी पर स्थित है। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। कुवैत के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसने कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक बनाया है। कुवैत में इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है और कुवैत एक इस्लामी राष्ट्र है। कुवैत की आधिकारिक भाषा अरबी है। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई हिंदू मंदिर हैं। इन्हीं में से एक कटास राज मंदिर। इस मंदिर और कई अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए भारत से करीब 70 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था लाहौर पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित कटास राज मंदिरों के दर्शन के लिए भारत के 70 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचा। पाकिस्तान और भारत के बीच धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए एक द्विपक्षीय समझौता है, जिसके तहत भारत से सिख और हिंदू तीर्थयात्री प्रतिवर्ष पाकिस्तान जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के तीर्थयात्री भी इसी समझौते के तहत हर साल भारत आते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिख समुदाय के लोग स्वर्ण मंदिर के दर्शन करते हैं। पाकिस्तान के तीर्थयात्री अजमेर में ख्वाजा की दरगाह के दर्शन करते हैं। कटास राज मंदिर कई हिंदू मंदिरों का एक परिसर है, जो एक पवित्र तालाब कटास के आसपास स्थित है, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं, जिसे किला कटास नाम से भी जाना जाता है। विजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में तीर्थयात्री वाघा सीमा पार करके लाहौर पहुंचे थे और उनका पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कृष्णा शर्मा और अतिरिक्त सचिव श्राइन सैफुल्ला खोखर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रवक्ता गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा कि कटास राज मंदिरों में होने वाले उत्सव में शामिल होने के लिए करीब 71 हिंदू गुरुवार को यहां पहुंचे। तीर्थयात्री शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष बसों से लाहौर से करीब 300 किलोमीटर दूर चकवाल स्थित कटास राज मंदिर जाएंगे। 21 दिसंबर को ये तीर्थयात्री कटास राज मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, जिसमें भानु सप्तमी और दीपमाला की शाम की रस्में शामिल हैं। 7 दिन की यात्रा 25 दिसंबर को समाप्त होगी और तीर्थयात्री उसी दिन भारत वापस लौट आएंगे। तीर्थयात्रियों ने पाकिस्तान में उनके स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया है, कहा कि उनकी यात्रा शांति और प्रेम का संदेश देती है। कृष्णा शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू पूजा स्थल सुरक्षित है और उनका रखरखाव किया जा रहा है। वहीं खोखर ने कहा कि ईटीपीबी के अध्यक्ष सैयद अताउर रहमान के नेतृत्व के तहत हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा, आवास और परिवहन सहित व्यापक व्यवस्था की गई है। हाल ही में कटास राज मंदिरों के पास से एक 36 कमरे का आवासीय परिसर भी बनाया गया है, ताकि भारत और दुनिया भर से आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों को यहाँ इकट्ठे ठहरने की पूरी सुविधाएं मिल सकें। इस निर्माण के लिए 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 6000 पौधे लगाए गए हैं। आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे पाकिस्तान पर एक बार फिर शिकंजा कस दिया है। बाइडेन प्रशासन ने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे निकाय नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (NDC) समेत 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने कहा कि NDC के अलावा 3 अन्य कंपनियां मिसाइल कार्यक्रम में पाकिस्तान का सहयोग कर रही हैं। इससे पहले अमेरिका ने इसी मामले में चीन की 6 और बेलारूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि NDC और 3 अन्य कंपनियां भारी तबाही वाले हथियारों के प्रसार में शामिल हैं। अमेरिका ने NDC के अलावा जिन 3 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है, उसमें कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, रॉकसाइड इंटरप्राइज शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है।
इसने कई कंपनियों से मिसाइल परीक्षण और मिसाइल बनाने के लिए पुर्जे हासिल किए हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल में लॉन्च स्पोर्ट में इस्तेमाल होने वाला विशेष व्हीकल चेसिस भी शामिल है। अमेरिका मानता है कि एनडीसी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिसाइल कार्यक्रम के लिए एनडीसी को उपकरण मुहैया कराए हैं। एफिलिएट्स इंटरनेशनल ने मिसाइल लॉन्च करने के लिए जरूरी वस्तुओं की खरीद की सुविधा दी। साथ ही रॉकसाइड एंटरप्राइज ने भी एनडीसी को कई उपकरणों की आपूर्ति की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये संस्थाएं भारी तबाही वाले हथियारों के प्रसार में शामिल पाई गई हैं, जिसके चलते इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिलर ने कहा कि एनडीसी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है, जबकि 3 अन्य कंपनियां मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण की आपूर्ति कर रही है। इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल होने पर चीन और बेलारूस की संस्थाओं को प्रतिबंधित कर चुका है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by